गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपन ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र और उनका महत्व वगैरह इनके बारे में पढ़ा था। अभी ये जो दूसरा वीडियो है इसमें अपन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन संबंधी उपागम पढ़ेंगे, जिसमें आदर्शवादी और यथार्थवादी दो उपागम हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन है, उपागम का या दृष्टिकोण, यानी उपागम का मतलब क्या है, पहले ये इस पर विचार करते हैं। उपागम का तात्पर्य हो गया कि जो विद्वान है, जो अध्ययन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, वो लोग इनको कैसे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से क्या फ़ायदे हैं, क्या इनके संबंधों से क्या नुकसान है, या इनके बारे में इनका भविष्य क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसका भविष्य क्या है, या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में किस किस तरह से यानी इनको देखने, सोचने, समझने, परखने और उनके भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करने के सारे मिले जुले दृष्टिकोण को हम उपागम के नाम से जान सकते हैं। तो पहले अपन पढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है वो क्या मानता है। आदर्शवादी दृष्टिकोण इसका समूचा चिंतन समाज में विकासात्मक प्रगति होने के व्यापक विचार के आधार पर खड़ा है। ये जो आदर्शवादी जो विचारक है, इनका जो सारा का सारा चिंतन है वो इसी पर डिपेंडेंट है कि किस तरह से समाज है, वो समाज का कि जो अंतर्राष्ट्रीय समाज है वो किस तरह से विकासात्मक प्रगति करे। ये इनका मूल आधार है और इसी के बेस पे इन्होंने अपना पूरा महल खड़ा किया है। इस विचार का जन्म है वो 18वीं शताब्दी में हुआ। सन 1795 में कोंडरसेट ने अपने एक ग्रंथ में एक विश्व व्यवस्था की कल्पना की, जिसमें युद्ध, विषमता और अत्याचार के लिए कोई जगह नहीं थी। यानी इनका जो पूरा का पूरा कंप्लीट जो चीज़ें हैं, पूर्णतः जो चीज़ें हैं, वो इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करती है कि किस तरह से, जैसे इनका जो मूल उद्देश्य है वो हो गया कि ये पूरे विकासात्मक प्रगति होने के विचार पर। और इनका जो है वो 1795 में कोंडरसेट नाम के एक विद्वान हुए थे, उन्होंने इनकी एक अपनी किताब में एक ऐसी कल्पना की थी। यानी आदर्शवादी व्यवस्था का जो अपन जिसकी बात करते हैं, आदर्शवादी व्यवस्था की, उसकी शुरुआत कोंडरसेट ने, जिसमें युद्ध, विषमता और अत्याचार के लिए कोई जगह नहीं थी। यानी यह इनका आधार बना और इसी के आधार पर इन्होंने आगे की तरफ सोचना शुरू किया। अब इनका जो मुख्य ध्येय है वो किस प्रकार, आदर्शवादी विचारक है वो मुख्यतः किन किन चीज़ों पर या किन किन प्रश्नों पर मुख्य फोकस करते हैं। जैसे पहला कि विश्व में न्याय और शांति की स्थापना कैसे हो, कि यानी ये इनका अध्ययन का जो बिंदु है वो यही रहता है कि हम किस तरह से संसार में न्याय और शांति की स्थापना करें। युद्धों का उन्मूलन कैसे हो, कि संसार से युद्ध है वो किस तरह से हटा करके न्याय और शांति लाई जाए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किस प्रकार से डेवलप किया जाए, किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विकसित किया जाए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय में ये जो आपस में संघर्ष है इसको ख़त्म करके उन सहयोग पर ध्यान दिया जाए। और शक्तिशाली राज्यों द्वारा शक्तिहीन राज्यों का शोषण है वो कैसे ख़त्म करें। यानी ये जो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो शक्तिशालीता है, ये किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो शक्तिहीन राष्ट्र है उनका जो शोषण करते हैं, उस शोषण की समाप्ति कैसे हो। और इनका जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो आदर्शवादी दृष्टिकोण का संबंध क्या होना चाहिए से है। यानी यहाँ पर नैतिकता को बहुत ऊंची स्थान दिया गया है कि क्या होना चाहिए है। ये जो इनका मूल जो उद्देश्य है वो है कि क्या होना चाहिए इन्होंने। यानी ये एक ऐसी व्यवस्था की बात करते हैं जिसमें आदर्श हो सब कुछ, जहाँ पर न तो कोई लड़ाई हो, न कोई विषमता हो, यानी असमानता के लिए कोई जगह नहीं है, लड़ाई के लिए कोई जगह नहीं है, अत्याचार के लिए कोई जगह नहीं है, जहाँ पर सिर्फ प्रेम, भाईचारा और सहयोग, समन्वय, ये सारी चीज़ें जिस व्यवस्था में बनी हुई होगी उसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय विचारक वो बात करते हैं। अब जो आदर्शवादी दर्पण है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिलता के समाधान के लिए 3 बातों पर बल देता है। यानी ये 3 चीज़ें जिनके आधार पर चल करके, चूँकि इन्होंने जो रास्ता बताया है कि हम ये जो चीज़ें हैं कि युद्धों का अनुमूलन कैसे हो, सहयोग किस प्रकार डेवलप हो, शक्तिहीन राज्यों द्वारा जो शक्तिशाली राज्य है उनके द्वारा शक्तिहीन राज्यों का शोषण कैसे खत्म हो, और न्याय और शांति कैसे स्थापना हो, इनकी स्थापना के लिए ये 3 बातों पर बल देता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इनको प्राप्त करने के लिए कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये 3 बातें अगर अपन ध्यान में, ये अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो करता है, यानी स्पेशली स्टेट्स जो है, राज्य जो है, वो अगर इन बातों का ध्यान रखे तो ऊपर वाली स्थिति है वो आ सकती है। जैसे पहले कि राष्ट्रों को अपने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिक सिद्धांतों पर चलना चाहिए। परंपरागत शक्ति की राजनीति से दूर रहना चाहिए। महत्वपूर्ण बात है कि राज्यों को परंपरागत जो ये शक्ति की राजनीति है इससे दूर रहना चाहिए, इससे इनको आपसी किनारा कर लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति की राजनीति है उससे दूर रह करके वो ऊपर वाली व्यवस्था है उसको लाया जा सकता है। दूसरा, शक्ति राजनीति के पोषक तत्व सर्वाधिकारवादी दल रहे हैं, ऐसे दलों को अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यानी सर्वाधिकारवादी दल का मतलब ये हो गया कि वो राजनीतिक दल जिनका
करता धरता एक व्यक्ति के हाथ में हो या कुछ व्यक्तियों के हाथ में हो, और जो शक्ति का केंद्रीकरण करते हो। पूर्णतः शक्ति है वो केंद्रीकृत पर ही डिपेंड हो, जो अगर चाहें तो अपने नीचे के लोगों के लिए शक्ति जब चाहें तब रिलीज कर दे और जब चाहे तब उसको रिकलेक्ट कर ले, वो दल जो सर्वाधिकारवादी दल कहे जाते हैं। तो ये जो शक्ति राजनीति है देश को ताकतवर बनाने का, जैसे अगर सर्वाधिकारवादी बात करें तो हम फांसीवादी जो पार्टियां, चाहे वो हिटलर की रही हो या मुसोलिनी की, जिनकी भी रही हो, जिनके कारण सेकंड वर्ल्ड वॉर का भी कारणों में एक उत्तरदायी कारणों में इनको ठहराया जाता है। तो ये जो शक्ति की राजनीति, क्योंकि इन्होंने ही जर्मनी को जैसे हिटलर ने जर्मनी को सर्वश्रेष्ठ संसार में सबसे शक्तिशाली बनाने का ख्वाब है उन्होंने दिखाया। तो ये जो शक्तिशाली राजनीति है इसके पोषक है वो सर्वाधिकारवादी दल ही है। तो ऐसे दलों के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अगर समस्त संसार के लोग मिलकर इनको समाप्त करें तो ऊपर वाली आदर्श स्थिति है वो आ सकती है। और तीसरा, विश्व सरकार की स्थापना करके शक्ति राजनीति को हमेशा के लिए दफना देना चाहिए, कि पूरी एक वैश्विक सरकार की स्थापना कर ले जिसमें समस्त देशों का प्रतिनिधित्व हो और जो आपसी सहयोग परिपूर्णता निर्भर हो। ऐसा करके शक्ति राजनीति को परमानेंटली खत्म कर देना चाहिए, इनको दफना देना चाहिए। तो ये 3 बातें हैं जिन पर बल दे करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो सहयोग, प्रेम, भाईचारा, इन सब चीज़ों को या एक आदर्शवादी स्थिति को अपनाया जा सकता है। आदर्शवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को साध्य न मानकर केवल एक साधन मानते हैं जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय न्याय का विकास करना है। संक्षेप में, इन शॉर्ट अगर अपन बात करें, यानी आदर्शवादियों का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? आदर्शवादियों का मुख्य उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो साध्य नहीं है अपने आप में, ये केवल साधन है अंतर्राष्ट्रीय न्याय को प्राप्त करने का। जो अंतर्राष्ट्रीय न्याय है उसको विकास करने का, जिससे प्रेम, भाईचारा, सद्भाव, समन्वय, सहयोग, ये सारी चीज़ें आए, वो चीज़ें बनाने के लिए, और जिससे हर एक राष्ट्र को लगे कि हाँ मेरे साथ न्याय हो रहा है, उस न्याय को डेवलप करने का साधन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। ये अपने आप में साध्य नहीं है। अगर हम शॉर्ट में बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य क्या है, वो किस तरीके की बात करना चाहते हैं, तो संक्षेप में अगर हम चाहें, संक्षेप में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आदर्शवादी दृष्टिकोण, राजनीतिक नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय लोकमत, विश्व संघवाद और विश्व सरकार, इन 4 आदर्शों के साथ बंधा हुआ है। और यह शांतिपूर्ण और न्यायिक विश्व व्यवस्था में विश्वास करता है। यानी इन चारों से अगर स्थापना, इन चारों में अगर एक मत आ जाए, ये चारों हो जाए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो दृष्टिकोण राजनीतिक नैतिकता पर बल देता है कि राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय लोकमत का सम्मान करना, विश्व संघवाद और विश्व सरकार की स्थापना के आदर्श के साथ ये बंधा हुआ है, जिससे शांतिपूर्ण और न्यायिक व्यवस्था में ये विश्वास करता है कि एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें शांति और न्यायिक विश्व व्यवस्था का विकास हो, और उसी में ये विश्वास करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बेसिकली जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है वो ये मानता है, और इसी के आधार पर अपन ने इसका अध्ययन किया है कि ये लोग है वो क्या होना चाहिए, क्या आदर्श के साथ बंधे हुए, और इनका उद्देश्य है वो विश्व में शांति और सहयोग को बढ़ावा देना और संघर्ष को ख़त्म करना इनका मुख्य उद्देश्य माना गया है। अब इनकी आलोचनाएं भी होती है। जैसे इन आलोचनाओं में क्या कहा है, पहला क्या है कि आदर्शवादी व्यवस्था तभी संभव हो सकती है जब राज्य बल व सैन्य शक्ति के त्याग दे, जिसे निकट भविष्य में कोई संभावनाएं प्रतीत नहीं होती। यानी आदर्शवादी, मान लीजिए कि आदर्शवादी जी ये जिस व्यवस्था की बात करें तो वो संभव कब है, जब संसार के समस्त राज्य वो सैन्य शक्ति को त्याग दे। और जिस हिसाब से वर्तमान विश्व में देखते जा रहे हैं कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी जीडीपी का 3 से लेकर के 30% तक, 35-40% तक भी बढ़ गया है कुछ राष्ट्रों में, ये इतना अपनी जीडीपी का केवल सैन्य साजो सामान की खरीद और उनकी उन्नति के लिए इतना पैसा बर्बाद करते हैं। तो इसको देखते हुए कभी लगता नहीं है कि आने वाले भविष्य में भी इस तरह की कोई संभावना है कि हर एक राष्ट्र वो अपनी सैन्य शक्ति को त्याग दे, क्योंकि ये जो अगर जितना खर्च करने की प्रवृत्ति है वो विकासात्मक कार्यों की बजाय इन कार्यों पर अधिक खर्च किए जा रहे हैं, तो इसलिए इसका निकट भविष्य में कोई संभावना नहीं है। और दूसरा, इस सिद्धांत के अनुरूप राज्यों से नैतिक सिद्धांतों की पालना की आशा करना मृगमरीचिका है। नैतिक सिद्धांत है उनका राज्यों का वास्तव में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वास्तव में एक चीज़ है वो परमानेंट है, वो है इंटरेस्ट। यानी हर एक राष्ट्र के अपने हित साधने चाहिए, नैतिकता से या उससे विश्व कल्याण की बातों से उनका कोई लेना देना नहीं है। जैसे अगर अपन ताज़ा ही बात करें तो पेरिस जो जलवायु समझौता हुआ था, जिसका उद्देश्य था कि वैश्विक जो ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक तापन है, उसको 2% या 1.5%, जो वर्तमान स्थिति है 1.5% इसको बनाए रखना और अधिकतम इसको 2% से पहले रोकना। और ये विश्व राजनीति को जो तात्कालिक जो समस्या है, एक जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है, उससे निपटने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करने और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ये सबसे बेहतर था।
लेकिन अमेरिका उस पर तभी तक शामिल रहा जब तक उसके खुद के हित थे। जैसे उसको लगा कि ये उसके हितों पर चोट पहुंचा रहा है, उसने पूरे विश्व जनमत के उल्लंघन करते हुए वो पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया। तो ये एकमात्र एग्जाम्पल है, बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर से मतलब जो निशस्त्रीकरण की संधियाँ हुई है उनसे जो देश जब चाहे तब बाहर हो सकता है, निशस्त्रीकरण की संधियों पर साइन करने के बावजूद भी वो उनका पालन नहीं करता। तो ये जो नैतिक सिद्धांतों की जिनकी बात कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सारा एक मृगमरीचिका लगता है। ऐसा लगता है कि अभी होगा लेकिन वो कभी हो नहीं पाया है। तीसरा, आदर्शवादी व्यवस्था लाने के लिए उग्र सैनिकवादी हिंसक शक्तियों का दमन किया जाना चाहिए जो सैन्य ताकत के बगैर संभव नहीं है। क्योंकि आदर्शवादी क्या मानते हैं, आदर्शवादी ये मान करके चलते हैं ये जितने भी सर्वाधिकारवादी दल है, उग्र और सैनिक तत्वों को बढ़ावा देते हैं, तो इन सब का दमन किया जाना चाहिए। लेकिन ये इस चीज़ को भूल जाते हैं कि दमन करने के लिए भी सैन्य ताकत की आवश्यकता पड़ती है और उसके बगैर इनका दमन भी संभव नहीं है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जिस तरह के, क्योंकि हर एक इंसानी प्रवृत्ति है वो भूल नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति या कोई एक सरकार है जो मिलकर के अन्य ताकतों का दमन करते हैं तो वो एकमात्र विश्व की शक्ति बन करके वो खुद शक्ति के इर्द गिर्द है वो रह जाएगा। तो इसलिए इनके ताकत वापस वो सैन्य ताकत को दबाना कोई इसका हल नहीं है। चौथा, राष्ट्र संघ जैसी संस्था का विफल होना आदर्शवादियों के लिए झटका था, क्योंकि इसने साबित कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिकता के आधार पर नहीं चल सकते। महत्वपूर्ण बात कि जो राष्ट्र संघ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो संघ बना था, उसने अपने जो संबंधित राष्ट्र थे उनके हितों के लिए, उन्होंने अपने हितों के लिए पूरे राष्ट्र संघ जैसी संस्था को भी विफल कर दिया और उसका फेल होना इनके लिए संघर्ष था, इनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। क्योंकि इसने ये क्लियर कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध वो नैतिकता के आधार पर नहीं, हितों के आधार पर चलते हैं और हर एक राष्ट्र के अपने हित होते हैं। और उसी के लिए अब इस आदर्शवादी व्यवस्था फर्स्ट जो राष्ट्र संघ था उसका खत्म होना आदर्शवादी व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका, और उसी के कारण एक यथार्थवादी व्यवस्था आई जिसने क्या होना के बजाय क्या है पर बल दिया, होना चाहिए के बजाय है पर बल दिया। और उसी के आधार पर इसलिए इनका राष्ट्र संघ का विफल होना भी इनके लिए ये बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो चाहिए के आधार पर नहीं चल सकते। तो अब इनका जो पूर्णतया नहीं, आप ये जो आदर्शवादी संगठन था ये पूर्णतया सफल नहीं हो पाया और इनकी आलोचनाएं की गई और आलोचनाओं में दम था और उनकी आलोचनाओं के आधार पर ही इन्हीं में से कुछ यथार्थवादी दृष्टिकोण आया। तो अब अपन सेकंड जो पार्ट अपना यथार्थवादी दृष्टि उसको पढ़ते हैं कि ये क्या है और ये क्या मानता है। यथार्थवादियों की मूल मान्यता ये है कि राष्ट्रों के बीच विरोध और संघर्ष किसी न किसी रूप में सदैव बने रहते हैं। यथार्थवादियों का अपना अलग मानना है कि इनका मानना है कि राष्ट्रों के बीच विरोध और संघर्ष किसी न किसी स्थिति में सदैव बने रहते हैं। यथार्थवादी इस विरोध और संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक शाश्वत नियम के रूप में देखते हैं, न कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की आकस्मिक घटना के रूप में। अब सेकंड इंपॉर्टेंट, एक शाश्वत नियम मानते हैं। ये मानते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है, ये विरोध और संघर्ष है वो हमेशा से बना आया है और बना रहेगा। इस पर कोई ये नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो कोई अचानक घटना घटित हुई है, ये संघर्ष और वो अचानक होने वाली सी, ये युगों युगों से बना आया है और भविष्य में भी बना भी रहेगा। यानी आदर्शवादियों का ठीक विपरीत। आदर्शवादी ये मानते हैं कि हम शांति, समाज की विकासात्मक प्रगति और ये विरोध और संघर्ष को आधार मानने वाले लोग हैं। तो इस तरह से ये आकस्मिक घटना के रूप में न देख करके निरंतरता और शाश्वत नियम के रूप में देखते हैं। यथार्थवादियों के अनुसार राष्ट्र की शक्ति का विकास ही उनके हितों की पूर्ति का एकमात्र माध्यम है। यानी राष्ट्रवादी ये मानते हैं कि यथार्थवादी ये मानते हैं कि राष्ट्र की जो शक्ति है उसका विकास ही उसके हितों की पूर्ति का एकमात्र माध्यम है, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। यानी ये जो है वो किस पर बल देते हैं, ये शक्ति पर बल देते हैं कि शक्ति है वो ही सर्वश्रेष्ठ है, उसी के आधार पर प्रत्येक राष्ट्र अपने हितों का निर्धारण करता है और अपने हिसाब से चलता है। दूसरा, प्रत्येक राज्य और राजनेता सत्ता और शक्ति के विकास से ही हित पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति खुद को एक खेल का क्षेत्र माना गया है जिसमें हर एक राज्य और राजनीति का एकमात्र उद्देश्य होता है कि वो किस तरह से अपने देशों के हितों की अधिकतम पूर्ति कर सके। तो उसके लिए वो सत्ता और शक्ति, इन दोनों का जिस राज्य का जितनी अधिक शक्ति होगी वो उतने अपने हित पूर्ति कर पाएगा। तीसरा, विदेश नीति संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर लिए जाने चाहिए, न कि नैतिक सिद्धांतों और भावनात्मक मान्यताओं के आधार पर। यथार्थवादियों का ये मानना है कि विदेश नीति का जो निर्णय है वो राष्ट्रीय हित, यानी कौन सा देश किस संधि में शामिल होगा, किसके साथ शामिल नहीं होगा, किस में से शामिल होना है और किस में से कब बाहर होना है, ये जो समस्त निर्णय है ये सारे के सारे उस देश के राष्ट्रीय हितों के आधार पर लिए जाना चाहिए। नैतिक सिद्धांतों और जो भावनाएं हैं वो कहीं मायने नहीं रखती है।
और फिर कि राष्ट्रीय शक्ति एक ऐसा तत्व है जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण किया जा सकता है, कि शक्ति एकमात्र चीज़ है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्णयों का डिसाइड करेगी कि कौन कौन सा निर्णय वो कब कब काम करता है। तो इस दृष्टिकोण में बहुत सारे लोगों का, विद्वानों का योगदान रहा है, जैसे जॉर्ज कैनन है, रोनाल्ड नेबूर है, जॉर्ज साउरजनबर्गर है, हेनरी किसिंजर, हॉन्स मॉर्गेनथाउ। तो ये कुछ लोग हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी जो सिद्धांत है उसके विकास में योगदान दिया है। हॉन्स मॉर्गेनथाउ है वो इस यथार्थवादी दृष्टिकोण के मुख्य प्रवक्ता है। इनकी बुक्स का नाम है पॉलिटिक्स अमंग नेशन। इस किताब में इन्होंने यथार्थवादी दृष्टिकोण को बहुत जोर शोर से और सबसे मजबूत तरीके से रखा था। मॉर्गेनथाउ के 6 सिद्धांत, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय अपन यथार्थवादी सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो यथार्थवादी सिद्धांतों में मॉर्गेनथाउ को पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मुख्य प्रवक्ता है। तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर के 6 सिद्धांत दिए थे और वो 6 सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ साथ इन 6 सिद्धांतों को भी पढ़ लेते हैं। मॉर्गेनथाउ के 6 सिद्धांतों में क्या है कि मॉर्गेनथाउ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के 2 प्रमुख उद्देश्य मानता है। मॉर्गेनथाउ 2 उद्देश्य, पहला उन शक्ति और प्रभावों की खोज करना और समझना जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्धारण करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ कि उन समस्त शक्ति और प्रभाव की खोज करना है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्धारण करना है। दूसरा, ये शक्तियाँ किस प्रकार से काम करती है, इन शक्तियों की खोज के साथ साथ ये भी डिसाइड करना कि ये शक्तियाँ काम किस प्रकार से करती है। अब ये इसके लिए 6 सिद्धांत है वो देख लेते हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ मानव प्रकृति में होती है। यानी ये मानव को ही आधार मानते हैं मॉर्गेनथाउ, और उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर जितने भी प्रभाव डालते हैं वो सारे के सारे मानव प्रकृति में, जिस तरह से मानव प्रभावित होता है उसी तरह से राज्य प्रभावित होते हैं। यानी ये व्यक्ति और देश और राज्य, यानी घरेलू राजनीति और राज्य राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक तरीके से देखते हैं कि मानव है वही प्रभाव डालता है। कौन सा व्यक्ति किस तरह का, किन परिस्थितियों में किस तरह का प्रभाव को व्यवहार करता है, उसी का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर असर पड़ता है। दूसरा, राष्ट्रीय हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी नेशनल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पावर, यानी जिसके पास जितनी अधिक शक्ति होगी वो उतने अपने हितों की पूर्ति करने में सक्षम होगा। तो राष्ट्रीय हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाए। और राष्ट्र हित का तीसरा है, राष्ट्र हित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। यानी राष्ट्र हित है उसका कोई परमानेंट मीनिंग नहीं है, और समय, वक्त और परिस्थितियों के हिसाब से इंटरेस्ट है वो, राष्ट्रीय हित है वो बदलते रहते हैं और उन्हीं के आधार पर कार्य चलते रहते हैं। कि आज कोई राष्ट्र का हित है वो अलग है, कुछ टाइम बाद में हो सकता है कि राष्ट्रीय हित वो बदल जाए। चौथा, विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य, कि जहाँ पर व्यक्ति अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, नैतिकता को साइड में रख करके विवेक से सोचता है, तो वही राजनीति का उच्चतम मूल्य है। हर एक राष्ट्र को उसको अपनाने का प्रयास करना चाहिए। पांचवा, राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को सार्वभौमिक मूल्यों से पृथक करना। हर एक देश के लिए अपने अपने मूल्य वो अलग होते हैं और उनका सार्वभौमिक, यानी जो संसार, सारे संसार के लिए एक जैसे मूल्य, उनसे कोई लेना देना नहीं है, तो उनको अलग कर दिया जाए। और राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता, ये वो विचारक थे जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता की मांग है वो बहुत जोर शोर से रखी, और इन्होंने बताया कि राजनीतिक क्षेत्र का स्वायत्त होना क्यों आवश्यक है। तो ये प्रमुख जो 6 सिद्धांत थे। अब यथार्थवादियों की भी आलोचना की जाती है। आलोचनाओं का आधार क्या है? जैसे यथार्थवादी दृष्टिकोण शक्ति और सत्ता को निर्णायक तत्व मानता है। ये सच्चाई है कि दोनों महत्वपूर्ण तत्व है पर निर्णायक नहीं। इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा कि यथार्थवादियों ने अपने को कहाँ तक सीमित कर लिया? शक्ति और सत्ता तक। तो ये तो मानते हैं कि दोनों महत्वपूर्ण तत्व है पर निर्णायक नहीं है। एग्जैक्टली कि पहली आलोचना में एक आ गया, यथार्थवादी है वो शक्ति और सत्ता को सब कुछ मान बैठे। इनके हिसाब से कि जो शक्ति होगी तो वही डिसाइड करेगी कि कौन सा देश किस तरह का व्यवहार करेगा। तो हम ये तो मान सकते हैं कि शक्ति है और सत्ता जो है दोनों वो महत्वपूर्ण तत्व है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एकमात्र तत्व है। उनके अलावा और किसी पर विचार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी देश की विदेश नीति को प्रभावित करने में वहाँ का इतिहास, संस्कृति, क्षेत्र, राजनीति, बहुत सारे नेतृत्व, वो बहुत सारी चीज़ें वो प्रभावित करते हैं। तो शक्ति महत्वपूर्ण तत्व है लेकिन अंतिम नहीं है। दूसरा, शक्ति और सत्ता की परिभाषा करना कठिन है, क्योंकि शक्ति क्या है, कितनी है, इसको नापना कठिन है। एग्जैक्टली की महत्वपूर्ण बात कि शक्ति और सत्ता को आप परिभाषित कैसे करोगे? मान लीजिए जैसे भारत की अगर अपन बात करते हैं तो भारत के पास कितनी शक्ति है, कैसे डिसाइड करें? अगर हम अपन भारत के पड़ोसियों को देखें, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, चीन हो, कोई सो भी हो, तो इनके मुकाबले में भारत खुद एक ताकतवर देश है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड पावर की तरफ बढ़ते हैं, जैसे अगर अमेरिका की तरफ बढ़ते हैं, तो उसके मामले में भारत है वो एक कमज़ोर देश है। तो अगर सबसे ताकतवर है उसको आधार माने या जो सबसे कमज़ोर है उसको आधार माने? यानी शक्ति को नापने का हम आधार क्या माने? इसको नापना बहुत मुश्किल है। तो शक्ति को अगर मान भी ले तो उसका आधार क्या हो? तीसरा पॉइंट, शक्ति के संघर्ष के
स्थायित्व की स्वीकार करता है पर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के साधन और उद्देश्यों के प्रति उदासीन है। कि ये मान के चलते हैं कि शक्ति का संघर्ष है वो स्थायी चीज़ है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है कि ये मान लेते हैं कि शक्ति का संघर्ष, लेकिन हमें ये भी तो हमें समझना पड़ेगा कि संघर्ष ही स्थायी नहीं है। संघर्ष के साथ साथ सहयोग भी होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, ये उसको भूल जाते हैं कम्प्लीटली। इन्होंने सिर्फ शक्ति के दम पर बल पर इतना बल दे दिया शक्ति पर ही कि वो संघर्ष, सहयोग, समन्वय और भाईचारा इन सबको भूल ही गए। लेकिन ये शक्ति के संघर्ष के साधन और उद्देश्य, यानी शक्ति अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किन साधनों को लेकर के या किन उद्देश्यों को लेकर के शक्ति संघर्ष होगा, उनके बारे में ये कोई चर्चा नहीं करते हैं कि अगर शक्ति संघर्ष होगा तो वो क्यों होगा, इनको लेकर के ये कोई चर्चा नहीं करते। और चौथा, शक्ति प्रसार को ध्येय मानने से इनकी नीतियां शांति विरोधी समझी जाने लगी। महत्वपूर्ण बात ये होगी कि इनकी जो नीतियां हैं, क्योंकि उन्होंने शक्ति पर इतना ज़्यादा बल दे दिया कि इनका यथार्थवादियों को अपनाने का मतलब है कि पूरे संसार में हमेशा युद्ध होते ही रहेंगे, ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। तो इनकी जो नीतियाँ हैं वो शांति विरोधी समझी जाने लगी। तो इस तरह से इनकी आलोचनाएँ की जाती है। अब अपन दोनों की तुलना कर लेते हैं कि आदर्शवाद और यथार्थवाद है वो कहाँ कहाँ पर सिमिलर है और कहाँ कहाँ पर अलग है। जैसे इनमें जिन बातों को लेकर के इनका वर्सेज में देख लेते हैं कि जिन बातों को लेकर विरोध है उसमें महत्वपूर्ण है शक्ति की समस्या। एक कहते हैं शक्ति सब कुछ है, दूसरा कहते हैं शक्ति कुछ नहीं है। तो पहली तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है शक्ति की समस्या है इनके बीच, शक्ति को लेकर के बहुत बड़ी। दूसरा, विदेश नीति का संबंध राष्ट्रीय हित के आधार पर होंगे या नैतिक सिद्धांतों के आधार पर, क्योंकि आदर्शवादी मानते हैं कि विदेश नीति का संबंध है वो नैतिक सिद्धांतों पर होना चाहिए, और यथार्थवादी मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का और विदेश नीति का जो संबंध का फैसला वो राष्ट्रीय हितों के आधार पर होना चाहिए। राष्ट्रीय हित स्थायी है, नैतिक सिद्धांत कुछ है ही नहीं। दूसरे ये मानते हैं नैतिक सिद्धांत सब कुछ है, राष्ट्रीय हित कुछ नहीं है। तीसरा, यथार्थवादी नीतियाँ सार्थ राष्ट्रवादी, जबकि अंतर्राष्ट्रीयवादी नीतियाँ सार्थ अंतर्राष्ट्रीयवादी होती है। क्योंकि यथार्थवादी है वो राष्ट्र को ही सब कुछ मानते हैं और उसी के आधार पर काम ये मान करके चलते हैं कि राष्ट्रवादी नीतियाँ हैं वो राष्ट्र के आधार पर ही नीतियों का निर्माण होना चाहिए, उसी को मद्देनजर दे करके, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय नीति हो या अन्य कोई नीति हो, घरेलू नीति हो चाहे विदेश नीति हो, समस्त नीतियों का निर्माण है वो राष्ट्र को अपनी ताकत, अपनी कमजोरियाँ, अपनी भौगोलिक स्थिति, अपनी राजनीति, इन सबको मद्देनजर रखे। जबकि अंतर्राष्ट्रवादी की जो नीतियाँ हैं वो अंतर्राष्ट्रीयवादी होती है कि वो ये मानते हैं कि वो नीतियों का निर्माण है वो अन्य राष्ट्रों को ध्यान में रख करके किया जाना चाहिए। चौथा, राष्ट्रीय शक्ति के प्रसार के ध्येय के कारण यथार्थवादियों की नीतियाँ शांति विरोधी, जबकि आदर्शवादी नीतियाँ शांति की पक्ष पोषक समझी जाने लगी। कि शक्ति का प्रसार ही इनका ध्येय होने के कारण ये शांति विरोधी, और उनका उद्देश्य वो शक्ति का ध्येय न होकर के अंतर्राष्ट्रीय शांति था, तो इसलिए इनको शांति की पोषक माने जाने लगी। पांचवा है कि अंतर्राष्ट्रीय यथार्थवादी नीतियों का ध्येय तात्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति, जबकि आदर्शवादी का ध्येय दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। सबसे महत्वपूर्ण जहाँ पर आकर के ये दोनों अलग हो जाते हैं कि इनका ध्येय वो है तात्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति, जबकि आदर्शवादी क्या मानते हैं, इनका जो ध्येय वो क्या है, दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इन्होंने ये मान लिया है कि तात्कालिक जो परिस्थितियाँ उसके अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे फ़ायदे में रखें, क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति चाहे घरेलू हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय, उसका एकमात्र उद्देश्य होता है शांति की स्थापना करना और विकास करना। तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य भी शांति की स्थापना ही है, क्योंकि आदर्शवादियों का और दोनों का उद्देश्य एक ही है, शांति की स्थापना, लेकिन तरीके अलग अलग है। एक कहता है कि एक को इतना पावरफुल हो जाए कि वो पूरे संसार को अपनी शक्ति के दम पे शांति की स्थापना कर देगा। दूसरा कहता है कि एक के पास इतनी शक्ति नहीं हो कि बाकियों की आज़ादी या स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाए, इसलिए सिमिलरिटी पर चलते हुए सबको ध्यान में रख करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए। तो इनका जो उद्देश्य है आदर्शवादियों का उद्देश्य दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति है, जबकि यथार्थवादियों का तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति है। ये एक बड़ा अंतर आ जाता है। तो ये इस प्रकार से अपन ने ये जो आपका एक चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन और इसके अध्ययन संबंधी उपागम है, आदर्शवादी और यथार्थवादी दोनों उपागमों की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनकी आलोचनाएं क्या क्या हैं, और दोनों को पढ़ा है, और इनके बीच में अंतर कहाँ आकर के इनके बीच में अंतर हो जाता है, तो इनके बीच के अंतर को भी पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता यानी राज्य और अन्य जितने भी करता है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें और छात्रों को इससे जोड़ें, ताकि महाविद्यालय के चैनल से अधिक छात्र है वो लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।